नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा जो है महाराष्ट्र की राजनीति का। हम आज चर्चा करेंगे कि महाराष्ट्र सरकार में जो है फडणवीस शिंदे सरकार की मजबूत सरकार बनी हुई है, लेकिन क्या मंत्रिमंडल का विस्तार होने में देरी क्यों लग रही है? आखिर इसके पीछे मजबूरी क्या है, यानी मजबूती में मजबूरी क्यों? इसी चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी अनिल थत्ते जी से। थत्ते जी जो है अभी थोड़ा तबीयत डाउन था, लेकिन अब आज थोड़ा ठीक लग रहे हैं। लेकिन हम आप बाजू में बैठ जाते हैं तो तबीयत सुधर जाती है। तो हम उनको रिक्वेस्ट करते रहते हैं हमेशा कि राजनीति चर्चा होनी चाहिए, लोग इंतज़ार करते हैं। तो आज का हमारा विषय यही है कि मजबूती में मजबूरी क्यों। सर, ये क्या लगता है आपको, जो महाराष्ट्र सरकार चल रही है अभी इसके पीछे जो आज क्या मजबूरी है या क्या मजबूती है? सुबह से पेपर में, मतलब न्यूज़पेपर में और मीडिया में जी, बातें चल रही है कि 10 तारीख को या 12 तारीख को इसका विस्तार किया जाएगा, ऐसी बातें आ रही है। पर इसके पहले भी बहुत तारीखें दे चुके हैं, तारीख पे तारीख बहुत बार आ चुकी है, मगर कुछ हुआ नहीं है। कभी लोगों ने बोला इसके पहले होगा दिवाली के, बाद में बोला दिवाली के बाद होगा, बाद में बोला अधिवेशन के पहले होगा, बाद में बोला अधिवेशन के बाद होगा। अभी इसमें ना आज मुझे थोड़ी मीठी मीठी बातें नहीं कर पाऊँगा आज मैं, क्योंकि जो सच है ना वो सच कभी कभी बहुत कड़वा सच होता है। शिंदे साहब मेरे परम मित्र हैं, मित्र ही नहीं परम मित्र हैं, और फडणवीस साहब से भी मेरा रिश्ता एक अलग टाइप का है। मगर आज जो सब्जेक्ट आपने मुझे दिया है जी, उसके बारे में मैं अपने दर्शकों से पूरी पारदर्शिकता और प्रामाणिकता साथ अगर बोलना चाहूँगा तो कुछ कड़वे सच मुझे बोलने के सिवाय प्रत्यवाय नहीं है, बोलना ही पड़ेगा। और शायद सुनने वाले मेरे मित्र, परम मित्र जो है वो बोलेंगे अनिल जी आपने तो हमारी बैंड बजा दी, आपने ऐसी चीज़ें बता दी कि शायद सब पत्रकार नहीं जानते, आप ही जानते, मगर आपने उसका रहस्योद्घाटन करके हमको थोड़ा मुसीबत में भी डाल दिया, ऐसा बोल सकते हैं। मगर मैं उनको कहूँगा कि उनको भी एक वास्तवता क्या है, सत्य क्या है, उनकी मजबूरियाँ जो है वो उन्हें मालूम है, मगर कई लोगों को वो मालूम नहीं है। मैं तो चाहूँगा, मैं शिंदे साहब को और फडणवीस साहब को भी ये बोलूँगा कि आपकी जो मजबूती में मजबूरी, आपने शब्द सही सुना है, उसके बारे में आज जब मैं बोलूँगा तो शायद आपको कुछ लोग बोलेंगे कि देखो ये अंदर से खोखले हैं, ये भी संभव है। और कुछ लोग बोलेंगे अच्छा थोड़ा सा फडणवीस साहब को, शिंदे साहब को हमको समझ लेना चाहिए कि उनकी जो मजबूरी है वो भी जेन्युइन है, और उस मजबूरी के ऊपर मात करके मंत्रिमंडल विस्तार के लिए पूरा सरकार दांव पे लगाना एक तरह से ठीक भी नहीं है। तो वो मंत्रिमंडल विस्तार नहीं कर रहे, इसमें ही मंत्रिमंडल का भला भी है और एक जिसको शून्य निर्णय है ये। सर कैसे है ना, हमको ये बात ध्यान में लेनी चाहिए कि फडणवीस साहब जो चला रहे हैं या जिसका नेतृत्व कर रहे हैं जी, वो एक पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वाली ऑर्गेनाइजेशनल बेस जिसको है, वैचारिक बेस है, और एक परंपरा है, एक नेतृत्व की भी परंपरा है, विचारधारा की परंपरा है, और ऊपर से नीचे तक वो मधुमक्खी का छत्ता जैसे रहता है वैसा बना बनाया एक पार्टी है। तो फडणवीस जी के लिए मंत्रिमंडल विस्तार करना नहीं करना भी बहुत आसान है। वो अगर बोलते कि हाँ कितने टोटल 20-22 लोगों को लेना है, तो चलो हमारे कितने 12 है और 10 शिंदे साहब के हैं, तो ये 12 वो कंसल्ट तो करेंगे, मोदी शाह जी को कंसल्ट करेंगे, नड्डा को करेंगे, यहाँ भी कुछ उनके जो दोस्त है खास उनसे भी बात करेंगे वो। मगर फडणवीस ऐसे हैं कि वो बहुत दूर की सोचते हैं। अभी मंत्रिमंडल का विस्तार करते समय वो
2024 का लोकसभा और विधानसभा का चुनाव जो है वो मन में रख के ही चुनाव करेंगे उन मंत्रियों का जिनका उस समय ज़बरदस्त उनको फायदा मिलेगा। मगर उनका काम आसान इसलिए है कि वो अगर बोलते कि 12 लेने हैं, चलो 6 उसमें राज्य मंत्री रहेंगे या 8 राज्य मंत्री में रहेंगे, तो तुम ये 12 मेरे चॉइस है, चलो इधर हो जाओ। बाकी उनके तो 107 तक है, उनमें से एक 8-10 ही आया मेरे ख्याल से। अब ये अभी समझो 8 आ गए तो 18 आ गए। सर करीबन 80 या 90 लोग जो हैं बीजेपी के वो मंत्रिमंडल में नहीं आएंगे, पक्का है। तो वो 80-90 जहाँ खड़े होंगे वहाँ उनकी ओर फडणवीस देखेंगे और बोलेंगे कि ये पार्टी के अस्तित्व का, सत्व तत्व महत्व प्रभुत्व भवितव्य का एक सवाल है और मैंने जिनको चुना है उनसे आप कम नहीं हैं। आप भी उसी तुलना में आप सबको असल में मंत्री, मुझे 90 लोगों को 100 लोगों को मंत्री बनाना चाहिए मगर सबको बना नहीं सकते हैं, तो मैंने कुछ लोगों के आपके प्रतिनिधि के तौर पे चुना है। आप नाराज मत हो जाइए, आपके काम होंगे, मंत्री होने के बाद आप लोगों के ही काम करना चाहेंगे ना, तो लोगों के काम जो आपके रहेंगे वो पूरे मंत्रिमंडल को इंस्ट्रक्शन रहेगी कि हर एक आमदार बीजेपी का हो, शिवसेना का हो, आएगा तो उसका काम करना है, क्योंकि उसको ऐसा लगना चाहिए मैं मंत्री नहीं हुआ तो भी कोई बिगड़ा नहीं जी, कुछ बिगड़ा नहीं, मैं आज की तारीख में भी मंत्री जो कर सकता है वो कर सकता हूँ क्योंकि मंत्री मेरे हाथ में। वो सर 80-90 लोग जो रहेंगे वो मानेंगे, क्योंकि पार्टी डिसिप्लिन नाम की जो एक चीज़ है, पार्टी आइडियोलॉजी करके जो एक चीज़ है, उसकी वजह से वो पार्टी से भाव बंध से जुड़े हैं, विचार बंधन से जुड़े हुए हैं और फडणवीस का नेतृत्व उन्हें इसलिए भी मान्य है क्योंकि उनका पूरा भवितव्य मोदी और शाह नहीं, फडणवीस निश्चित करने वाले हैं। अगर आज उनमें से किसी ने नाराज़गी दिखाई और विद्रोह की भावना जताई तो पक्का है कि फडणवीस का दूसरा एक रूप है, बहुत लुभावना, प्यारा, सबसे मीठा, ऐसा जैसा रूप है वैसा महाराष्ट्र के जो कुछ नेता कांग्रेस में थे, राष्ट्रवादी में थे, है कि जो कभी उनका किया गया अपमान या अवहेलना या उनके कहने के बाहर जाके किसी ने कुछ किया तो वो भूलते नहीं। जैसे अपने अजीत दादा है जी, वो कभी किसी को माफ़ नहीं करते, कभी किसी को भूलते नहीं हैं। शरद पवार भी कभी भूलते नहीं हैं। विलासराव देशमुख भी ऐसे थे, वो कभी किसी का वो माफ़ नहीं करते थे। मेरे सामने उन्होंने कृपाशंकर की कैसी धज्जियाँ उड़ाई मैंने देखा है, बहुत सारे लोगों का देखा है। तो फडणवीस का भी एक ये है कि किसी को माफ़ नहीं करते। एक चीज़ में तो मैं गवाह हूँ कि वो कैसा उन्होंने उसका पॉलिटिकल करियर जो है वो अलग टाइप से ये कर दिया। तो इन सब लोगों को मालूम है कि अगला टिकट देने वाले 24 का टिकट चाहिए ना आपको विधानसभा का, तो फडणवीस है, मेरे काम करने वाले फडणवीस हैं, तो मैं उनकी बात मानूँ। उनसे पंगा लेंगे तो उनका पंगा भी नहीं लूँ। और हो जाता है सर ऐसा है ना कि बीजेपी के 90% लोग जो चुन के आए हैं आमदार, उनमें ये संघ भावना है। संघ भावना में दोनों शब्दों का वापर एक ही से करा, संघ मतलब परिवार, संघ पर जो भावना है वो भी मैं बोल रहा हूँ, और एक यूनिटी जो वो है, तो वो बोलेंगे ठीक है हमारी पार्टी का राज आया, हम खुश हैं, हमको मंत्री पद मिला नहीं मिला हम खुश हैं, चलो ठीक है। तो फडणवीस के सामने इतनी मुसीबत नहीं है। अब मैं एक कड़वे सच के पास आता हूँ, शिंदे साहब जो है शिंदे साहब का। सर बात ऐसी है कि शिंदे साहब की शिवसेना ऐसा हम बोलते हैं, मैं भी बोलता हूँ और मानता भी हूँ कि भाई उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है शिवसेना, बड़ा साहेबांची शिवसेना की टीम। मगर सर ये ऐसा है कि ये जो 40 लोग हैं, ये 40 लोग 40 यूनिट्स हैं, सब यूनिट्स मिलके एक यूनिट बनने की जो ज़रूरत रहती है
वो ये 40 लोगों को फेविकॉल एक ही है, वो है सत्ता का। मैं कड़वा थोड़ा बात बोल रहा हूँ, मगर यही बात सच है कि अगर शिंदे साहब बोलते थे कि भाई सत्ता नहीं आने वाली है मगर हम बगावत करेंगे, तो ये 40 में से शायद 38 भी उनके साथ नहीं आते। अगर सत्ता नहीं होती, सत्ता नहीं मिलती और सत्ता मिलने की गारंटी बीजेपी नहीं देती, तो 40 में से 38 लोग बोलते कि है वहीं खुश हैं हम तो कुछ मंत्री हैं, हम आमदार हैं, हमारा चल रहा है दुकान। मैं तो दुकान शब्द यूज़ कर रहा हूँ। दुकान तो ऐसा है कि देखो, एक भीड़ रहती है और एक जो रहता है, मतलब भीड़ मतलब मॉब जी, और एक रहता है यूनाइटेडली एक कोई संघ या परिवार जो भावना और विचारों से, कृति से जुड़ा रहता है। ये 40 लोगों का मैंने बहुत अभ्यास किया, इसलिए किया क्योंकि अगर कहीं दगाबाजी कहीं होती है शिंदे साहब को, तो वो कौन लोग हो सकते हैं कि जिनसे शिंदे साहब को दगाबाजी हो सकती है। इसका अभ्यास मैंने किया। तो दुर्दैववशात मेरा निष्कर्ष बहुत धक्कादायक निकला। मेरे ध्यान में ऐसा आया कि ये जो 40 आमदार है, मैं खासदारों की बात तो अभी की नहीं है जी, 40 आमदार जो है उसमें से एग्जैक्ट फिगर अगर मैं बताऊं तो 22 आमदार बीजेपी के फडणवीस के द्वारा मनोनीत या उनकी जो ये है धागा धोरा बंधा हुआ, जिस बंधन के कारण वो शिंदे के साथ जुड़ गए, उनकी संख्या 22 है। वो 22 जो हैं वो फडणवीस के लोग हैं, मतलब फडणवीस का ही कंट्रोल है उनके ऊपर। फडणवीस के ही लोग हैं। मैं बोल गया ना ओके। कि शिंदे गुट में एक फडणवीस गुट है। मैं बड़ी बात कह रहा हूँ, जिसमें 22 लोग हैं। और वो 22 लोगों की भी खासियत मैं आपको आज ही बता दूँ, और अभी बताने में मतलब है कि वो 22 लोगों में से किसी को अगर मंत्री पद नहीं मिला तो वो शिकायत नहीं करेंगे। वो फडणवीस की ओर देखेंगे, फडणवीस आंखों से उनको इशारा करेंगे कि जो मेरे बीजेपी के नेताओं को और आमदारों को मैंने बताया कि तुमको ये नहीं मिला, चिंता मत करो, मैं हूँ ना। वही आपके बारे में। वो बगावत करेंगे नहीं, वो शिंदे साहब के खिलाफ बोलेंगे नहीं। मगर ये 22 जाने के बाद 18 जो बाकी रहते हैं, सर ये 18 में से कितने लोगों को मंत्री पद दिया जा सकता है? 9 तो ऑलरेडी है, शिंदे पकड़ के 10 हैं, 10 बचे और 8। अभी 22 लेने हैं, उसमें से 12 तो बीजेपी के साथ जा रहे हैं, तो बचे 8 लोग हैं, 18। अब ऐसा इसमें प्रॉब्लम होने वाला है कि 18 में से कुछ लोग तो ऐसे हैं कि सर को वो कफन ही बांध के बैठे हैं, मेरे को मंत्री करो नहीं तो मैं यूँ चला, मेरे को मंत्री, मैं किधर में मरूंगा मगर तेरे को गिराऊंगा। सर ये बात भी होती है ना। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका उद्धव के ऊपर इतना क्रोध था, इतना प्रतिशोध था जी, कि हमको राज मिले न मिले मगर उद्धव को गिराएंगे। ऐसे होते हैं कुछ। वही चीज़ यहाँ पे है। इसमें कुछ लोग ऐसे हैं कि आप उदाहरण के तौर पे मैं नाम ही एक लेके आपको ये करता हूँ, आप बच्चू कडू को मंत्री मत करो। अगर हिम्मत है शिंदे साहब में, और शिंदे साहब अगर इतने मजबूत हैं जी, और 40 है ना, एक गया तो क्या फ़र्क पड़ता है, 39 हो जाएंगे, उससे क्या सरकार गिरती नहीं है। अरे सरकार गिराने को तो बहुत टाइम है, सरकार ऐसी नहीं गिरेगी, 2-4 लोग इधर के उधर हो गए तो नहीं गिरेगी। फिर भी बच्चू कडू को वो टाल नहीं सकेंगे, क्योंकि बच्चू कडू ऐसा मुखर आदमी है कि जो बनी बनाई सरकार को साइकोलॉजिकली ध्वस्त कर देगा, उध्वस्त कर देगा, और उसकी एक जो नींव है उसको ही खतरा पैदा करेगा।
बस जड़ है वो जड़ नहीं है, वो जड़ें हिला सकता है। सर कुछ आदमी हैं, जैसे मैं शरद पवार के बारे में हमेशा बोलता रहा, वो चुनाव जीता हुए नहीं सकते किसी को, उनके मदद से चुनाव जीतेगा ऐसा नहीं, मगर गिरा सकते हैं वो। बच्चू कडू सरकार के प्रति लोगों के मन में अस्थिरता की भावना पैदा कर सकते हैं और करेंगे पक्का, खाली उनको नहीं लेना है बस। अभी जो परसों दिव्यांग करके एक जो डिपार्टमेंट की घोषणा हुई है, वो सिर्फ और सिर्फ बच्चू कडू के लिए हुई। जैसा सामाजिक न्याय विभाग है वैसा दिव्यांग विभाग किया है, और बच्चू कडू पहले से उनके इसमें रहे हैं, तो बच्चू कडू को वो देना है, वो देंगे। अभी बच्चू कडू इतने एम्बिशियस है, वो बोलेंगे ये दिव्यांग का आपने मुझे दे दिया वो ठीक है, और इसमें कुछ मेरे को पावर एग्जीक्यूट करने का कहाँ है, मेरे को कोई पावर वाला चाहिए, ये भी बोल सकते हैं। वो दिव्यांग पे खुश रहेंगे ऐसा नहीं। और सर 18 में से कम मैंने जो अभ्यास किया उससे 6 लोग ऐसे हैं बच्चू कडू जैसे, तो बच्चू कडू के बाप है सर। जो बोलेंगे वो सर है ना, तू अगर मुझको न चाहेगी तो कोई बात नहीं, तू किसी और को चाही तो मुश्किल होगी। अभी कुछ लोगों का आता है मर्डर बिडर का, तो वो बोलते हैं कि वो मेरी नहीं हो सकी थी, किसी और की नहीं हो सकेगी। सर उस प्रकार की मनोधारणा जिनकी है, ऐसे कम से कम 6 आमदार शिंदे गुट में है कि वो जो बोलेंगे मैं मंत्री नहीं ना, तो भाड़ में गया तेरा मंत्रिमंडल, गिरने दो, बस नहीं गिरेगा तो ठीक है, हम 6 जाने से मंत्रिमंडल नहीं गिरेगा क्योंकि अभी वो बैलेंस हो गया है जी। फिर भी हम इतनी अस्वस्थता समाज में पैदा करेंगे, और बाला साहब ठाकरे, उद्धव बाला साहब ठाकरे की सेना अभी जैसे गद्दार 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 बोल के ये करती है, वैसे बोलेंगे देखो इनमें से तो 6 अभी गिरे और 5, 6 और 10 गिरे, राह देखो आप, अभी पूरे गिरेंगे। क्योंकि पहला मंत्री होने के लिए झगड़े, फिर राज्य मंत्री होने के लिए झगड़े, अभी तो इनको खाते मिलेंगे तो और 2-4 नाराज निकलेंगे। इसका असर पड़ेगा 2024 में। नहीं, शासन की मैं वो बात अभी नहीं कर रहा हूँ। मान लो सरकार नहीं गिरी, हाँ सरकार नहीं गिरी तो नहीं, मगर अभी गिरने की संभावना बढ़ी है, ऐसा वो दिखा सकते हैं कि देखो ये 6 तो नाराज़ हो गए, राज्य मंत्री के इसमें भी और नाराज़ होंगे, तो ये सरकार स्थिर नहीं है। सर देखो, सरकार की जो मजबूती रहती है वो संख्या में नहीं रहती, वो भावना में रहती है, लोगों के मन में रहती है, लोगों के दिलों में रहती है। वो अगर ख़राब हो गई इमेज तो गिरने को टाइम नहीं लगता है। देखो महाआघाड़ी सरकार जो है ना, वो एक साइकोलॉजिकल माइंड गेम था, किनका? मोदी, शाह और फडणवीस का। उन्होंने एक झटके में अपने 25 और इनके 20, 18-20 मिला के ऐसा एक हंगामा खड़ा कर दिया और एक माहौल बना दिया कि भाई टूट गई इसकी, उद्योग की टूट गई। तो जो इधर बॉर्डर पे बैठे थे कंपाउंड पे, वो भी टकाटक आ गए, नहीं तो सर इतने नहीं आते थे। जब उन्होंने देखा कि फडणवीस के साथ 20-25 है, इसके साथ है और ये सरकार गिरने वाली है, तो वो भाग गए। सर ये भागने वाले ही ज़्यादा रहते हैं और स्वार्थी। सर अभी ना उनको मैं स्वार्थी इसलिए नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि वो बोलते समय शिंदे साहब भी बोलते हैं और वो भी बोलते हैं हम हिंदुत्व के लिए अलग हो गए, हम राष्ट्रवादी और इसका जो है वो दबाव था उसके खिलाफ बगावत करके अलग हो गए। सर ये सच नहीं है, मैं मानता नहीं हूँ, मैं शिंदे साहब का कड़वा समर्थक हूँ जी, मगर मैं कभी इसके ऊपर भरोसा नहीं करता। अगर राष्ट्रवादी का इतना ही आपको ये था तो 2.5 साल आपने सहन किया, दादागिरी सहन की, अजीत दादा की पार्टी में अनिल परब आपके ऊपर दादागिरी करता था, वो भी आपने सहन की। वो क्योंकि देखो उसके लिए 6 महीना बहुत था सहन करने की। नहीं कैसे, मेरी शादी होते ही किसी के साथ, किसी लड़की की शादी होती है तो हनीमून ख़त्म होने के बाद 1 महीना 2 महीने में उसको पता चलता है उसका हस्बैंड का रियल रूप क्या है। और तभी से झगड़े शुरू होते हैं और झगड़े का परिणाम कभी कभी तो 6 महीने 6 महीने 8 महीने में दिखाई देता है कि वो घटस्फोट की ओर जाते हैं। अभी आपको देखो ये देश में 13 दिन की भी सरकार केंद्र में रही, चंद्रशेखर की सरकार जो थी वो 2 सिपाही बाहर खड़े हो गए करके गिरी,
याद है आपको? राजीव गांधी ने क्या कहा कि मेरे बंगले के सामने चंद्रशेखर के 2 सिपाही खड़े थे और मेरे ऊपर हेरगिरी कर रहे थे। ये क्या बहाना है पूरी सरकार केंद्र की गिराने का? वो गिराई ना, और वो भी राजीव गांधी ने गिराई, उनको गिरा नहीं थी, इसके लिए उन्होंने ये बहाना। कितनी सरकारें गिरी। जॉर्ज फर्नांडिस जैसे आदमी ने, जो बाद में वाजपेयी और अडवाणी का खास हो गया, उसने सर दोहरी सदस्यता के नाम पे संघ परिवार जो है उसके खिलाफ बगावत करने के कारण इसकी सरकार तोड़ी थी पहली, मोरारजी भाई देसाई की, है कि नहीं? तो बहाना कुछ भी बना सकते हैं और कुछ भी बोल सकते हैं। अभी देखो, मैं उनका क्रिटिक नहीं हूँ, उनका समर्थक हूँ, मगर फिर भी ये जो 40 निकले हैं जी, उनमें से मैं कहूँगा कि शिंदे साहब का अपवाद करते हैं और 1-2-4 अपवाद हम ऐसे छोड़ देते हैं। सब 35 लोगों का हिंदुत्व से कोई लेना देना नहीं। ये मेरा स्टेटमेंट है और इसके ऊपर मैं कायम हूँ। ये बड़ा स्टेटमेंट है, धक्कादायक स्टेटमेंट है, बहुत सारे लोग नाराज़ होंगे, मगर मैं आपको एक एक का ऐसा मुखौटा निकाल के चेहरा दिखाऊं तो उसके अंदर हिंदुत्व का कोई निशान भी नहीं है। वो निहित स्वार्थ के लिए आए हुए हैं। अब प्रॉब्लम ये यहाँ शुरू होता है कि जब स्वार्थ के लिए आए हुए लोग, उनका स्वार्थ पूरा नहीं होता है, तब क्या? हम आए तो हमने स्वार्थ के लिए, हमने बताया था आपको शिंदे साहब कि मुझे मंत्री पद चाहिए या तो उसका कॉम्पनसेशन चाहिए। सर, एक आदमी मंत्री नहीं बना है, वो आमदार है, शिंदे गुट का आमदार है। उसका नाम मैं अभी बताऊं तो हंगामा हो जाएगा। शायद कभी मेरा मूड फिर गया और सर फिर गया तो मैं मालूम नहीं, मैं उसका नाम भी बता दूं। उसने ऐसा एक प्रपोज़ल शिंदे साहब को दिया है, मैं बड़ी बात कह रहा हूँ, ये बहुत धक्कादायक है। उन्होंने बोला है कि अगर मुझे मंत्री नहीं करते तो मंत्री होने से और फलाने डिपार्टमेंट का मुझे मंत्री पद चाहिए था, तो वो मंत्री पद मेरे को अगर मिलता तो महीने का मेरा जितना उत्पन्न होता था उतना पैसा कॉम्पनसेशन, नुकसान भरपाई के तौर पे अगर आप देने की व्यवस्था करते हैं तो मुझे मंत्री नहीं किया तो चलेगा। मतलब कॉम्पनसेशन चाहिए मंत्री पद। सर, मंत्री पद नहीं देने का कॉम्पनसेशन, ये नई कंसेप्ट है, ये छोड़ो सब, ये छोड़ो। और वो आमदार ने मुझे बताया कि मैंने सीधा बोल दिया, उसके दिमाग में ही नहीं है कि मैं किससे बात कर रहा हूँ। और ये बात मैंने किसी से कंफर्म करवाई कि क्या आपको किसी ने ऐसा बोला? बोला था, क्या बोला ऐसा? अब इसमें क्या मैं बोल सकता हूँ? ऐसा होता है क्या? बोले खोखे आ जाएंगे। ऐसा खोखों की बात छोड़ो सर, ये कंटेनर वाले लोग हैं, ये क्या खोखे की बात करते हैं सर। मजबूरी देखो उनकी कि ये सुनने के बाद काजी करो का, विल टेक केयर ऑफ़ यू, आपको कोई महामंडल या कहीं तो एडजस्ट करेंगे, क्या आप निराश होते हैं? ऐसा बोलना पड़ता है सर। एक आदमी ने एक महामंडल की डिमांड की, वो महामंडल बीजेपी के पास है, शिंदे गुट के पास नहीं है। सर, ये मुसीबतें मैं देख रहा हूँ शिंदे गुट के पास ज़्यादा है, क्योंकि उनमें से 40 में से 35 लोग स्वार्थ के लिए आए हुए हैं और बीजेपी के जो है 107, उसमें से 105 पार्टी के लिए। बड़ी बात है, बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। तो फडणवीस का काम आसान मैं बोलता हूँ और इनका डिफ़िकल्ट। मगर फिर भी अभी शिंदे साहब जो है ना, वो अभी मैं देख रहा हूँ कि वो शरद पवार, फडणवीस, विलासराव देशमुख और इन सब का एक कॉम्बिनेशन के रूप में उभर रहे हैं। इनके जो गुण हैं और पॉलिटिकल एक्यूमेनशिप बोलते हैं जिसको, धूर्तता, चातुर्य, वो उनके पास बहुत कुछ है। ये ऐसे उटपटांग जो लोग हैं ना, क्या है ना कि फडणवीस ने जो इर्द गिर्द जमा किया है वो एक पार्टी कार्यकर्ताओं का संगठन है, पार्टी है वो जी। और इनका जो है ना, वो कई बार मैं क्या करता हूँ, मैं सैटरडे संडे वो फार्म हाउसेस जो है खोपोली में इधर उधर वगैरह तो जाता हूँ,
मौज मज़ा मस्ती करने के लिए। तो वहाँ क्या होता है, पूरे बम्बई भर के जो शौकीन लोग रहते हैं वो जमा हो जाते हैं जी। वो जमा जब होते हैं तो उनको मालूम नहीं तुम कौन हो, ये कौन है, ये कौन है, मालूम नहीं होता है। वहाँ आने के बाद, वो स्थल के ऊपर आने के बाद मौज मस्ती का जो माहौल बनता है उसमें वे एक दूसरे से दोस्त बन जाते हैं, एक दूसरे के प्रति उनकी भावना जुड़ जाती है और सब मिलके अपने को क्या करना है, मौज मज़ा मस्ती करना है, हम अपना शौक़ पूरा करने के लिए आए हैं। तो फिर एक साथ शौक़ मनाते भी हैं, शौक़ करते भी हैं और मनाते भी हैं और एंजॉय करते हैं। सर ये शिंदे साहब की पार्टी वो सैटरडे पार्टी की तरफ है। सर आज मैं एक से एक बड़े विधान कर रहा हूँ, वो सैटरडे पार्टी है जो मौज मज़ा मस्ती माहौल, अरे धमाल करो यार, तुम भी एंजॉय करो, हम भी एंजॉय करते हैं। चलो एंजॉयमेंट के क्या क्या साधन दिखते हैं वो देखते हैं। मंत्री पद भी उनके लिए एक साधन है एंजॉयमेंट का, समर्पितता का, हिंदुत्व का, लोगों के प्रति कुछ काम करने का, उनमें से है कुछ। सभी को हम लोग ये नहीं कर सकते, लपेट नहीं सकते, कुछ है। जैसे अभी जब हैं, अभी जो है उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं कि उनकी जो ये है जिह्वा जी, हाँ, वो इंगड़ी रहती है ना बिच्छू, हाँ, उसके जैसी है, चुप 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 इधर उधर मारती रहेगी। उनकी भी समझ में आता है कि मैं ये जो बोल रहा हूँ उसकी वजह से मैं खुद के पाँव पे तो कुल्हाड़ी मार रहा हूँ, शिंदे साहब को मुसीबत में ला रहा हूँ, और बोल देते हैं। कभी जानबूझकर बोलते हैं, ऐसा भी मुझे डाउट आता है कि शिंदे साहब को तकलीफ में डालने के लिए ये ऐसा नहीं न करते हैं। क्योंकि अभी कल का ही उदाहरण लो, पिछले कुछ दिनों से छत्रपति शिवाजी महाराज की तुलना करने के कारण, उनका नाम लेने के कारण, उनके नाम से किसी का नाम जोड़ने के कारण इतनी हलचल मच गई है, इतना मतलब राज्यपाल का राज्यपाल पद जाने तक नौबत आई है। और ये हमारा मंगल प्रभात लोढ़ा जो है वो बोलता है कि छत्रपती आग्र्याहून सुटले तसे शिंदे साहेब उद्धव नावाच्या ह्याच्यातून सुटले। अरे तुम इतने बड़े बिल्डर हो, इतने होशियार हो, तुम्हारे पास इतनी ज़मीन है कि अगले 100 साल तक तुम बांधोगे तो भी पूरा नहीं होगा। बम्बई के सबसे बड़े अमीर राजकीय नेता हो, वहाँ तुम्हारी बुद्धि बराबर चलती है पैसा कमाने में, पार्टी के ऊपर पकड़ बिठाने में। मैंने देखा है उनको, पार्टी के ऊपर उनकी कैसी पकड़ थी। एक आदमी ने मेरे वीडियो में इतना ही बोल दिया कि भाई मराठी आदमी चाहिए अध्यक्ष मुंबई का, तो उन्होंने उसको पकड़ के खाली मारना ही बाकी था, थप्पड़, इतना उसको उल्टा पल्टा किया, रोने लगा वो। ऐसे लोढ़ा को जब ऐसा बोलता है वो कि वो शिवाजी महाराज की तुलना करता है, तो मेरे को तो लगता है वो जानबूझकर करता है। ये शिंदे साहब को जरा, सर मैं इसमें माहिर हूँ, ये कला में मैं स्तुति करके ऐसी निंदा कर सकता हूँ किसी की कि वो ज़िंदगी भर भूलेगा नहीं। बोलने के लिए लोग बोलेंगे अनिल दत्ते ने स्तुति की है, मगर लोग मन ही मन में समझ जाएंगे कि ये स्तुति नहीं है, उसको चप्पल निकाल के मार मार के परेशान किया है इसने। चप्पल अच्छी है, चप्पल भारी है, मगर वो चप्पल से मारा है इसको। सर ये लोढ़ा ने ऐसा ही किया। ये सब जो कर रहे हैं ना, ये शिंदे साहब को मुसीबत, ये तो बीजेपी का है, अभी फडणवीस उसका देख लेंगे क्या करना है वो करेंगे। मगर मेरे को ऐसा लगता है कि शिंदे साहब की मुसीबतें ऐसी है कि उसकी वजह से ये मंत्रिमंडल का विस्तार जितना लंबा जाए, क्या है ना सर, वो हिसाब नीति में एक कहानी है या पंचतंत्र में, मुझे मालूम नहीं। एक वृषभवन है, यानी बैल, सांड रहता है और वो सांड रास्ते से चलता रहता है और उसका जो वृषण है, अनकुड़ी, वो ऐसा झुका हुआ रहता है। तो पीछे से एक जैकल कोला, क्या बोलते हैं हिंदी में उसको, सियार, वो देखता है और उसको लगता है इतना बड़ा है, आ जाए तो गिरेगा, और उसके पीछे 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 भागता रहता है वो। सर ये मंत्रिमंडल विस्तार ऐसा एक वृषण है महाराष्ट्र के महायुति सरकार का, आज नहीं तो कल गिरेगा और मुझे खाने को मिलेगा करके 40 में से 35 पीछे पीछे जा रहे।
जिस दिन वो नीचे गिरेगा और कोई खा के लेके जाएगा उस दिन वो बवाल मच जाएगा। तो बवाल नहीं मचना चाहिए। और मंत्रिमंडल होता नहीं है ना तब तक कोई बात नहीं है, होने से नुकसान है, होने के बाद ही बवाल, होने के बाद बवाल है। इसके लिए वो मंत्रिमंडल का विस्तार आगे ढकेलते रहे। जिस दिन होगा, जिस दिन फडणवीस और शिंदे मिलकर बैठ के जिन लोगों को नहीं लेना है, जिन लोगों को नहीं लेना है उनको बुलाएंगे। सर ये ऐसा उल्टा प्रक्रिया हो रहा है। जनरली क्या है, जिनको लेना है उनको पंतप्रधान मुख्यमंत्री बुलाते हैं और बोलते हैं तुमको ले रहा हूँ मैं। सर जिनको नहीं लेना उनको बुलाएंगे और बोलेंगे अगर तुमको नहीं लिया तो तुम क्या करोगे। ये बात हो। और वो तो अगर ऐसा बोला तो उसके पहले तो पैर तरफ ज़मीन खिसक जाएगी और बाद में बोलेगा कि नहीं मैं तो ये करूँगा वो करूँगा, मुझे लेना ही है वो है। तो हर एक के औकात उनको समझ में आएगी। बाद में मंत्रिमंडल विस्तार करेंगे तब मेरा भविष्य ये है कि जितने उपद्रवी रहेंगे उनको लेंगे, जो भी उपद्रवी नहीं है उनको नहीं लेंगे। मंत्रिमंडल विस्तार होगा मगर टाइम है। धन्यवाद। धन्यवाद सत्य जी। तो हम चर्चा कर रहे थे कि मंत्रिमंडल का विस्तार क्यों नहीं हो पा रहा है, मजबूती में मजबूरी क्यों। तो आपका भी कमेंट्स क्या है इसके बारे में बताइए कि आखिर आप क्या सोचते हैं मंत्रिमंडल विस्तार के ऊपर, क्योंकि हम तो सत्य जी जो बोलते हैं वो तो फैक्ट बोलते हैं। और आपका भी कोई राय रहेगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए और वीडियो लगातार जो है हमारा देखते रहिए और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारा नया नया वीडियो आप तक जरूर पहुँचे। धन्यवाद आपको। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद।